जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं भिखारी और चमत्कारी साधु की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मनोज की जिंदगी हर सुबह स्टेशन की सीढ़ियों से शुरू होती और वहीं ढलते सूरज के साथ समाप्त होती। ये सीढ़ियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। जहां दिन भर लाखों कदम चढ़ते उतरते थे, वहीं उसकी टूटी चप्पलें थकी हारी सी एक कोने में पड़ी रहतीं। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई सपना। भीख मांगने वाले उस भीड़ में वह सिर्फ एक चेहरा था जिसे कोई याद नहीं रखता था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन वो कोई भी शिकायत के बिना अपना कटोरा थामे रहता। कभी कभी कोई बच्चा उसे देखकर मुस्कुरा देता और मनोज के होठों पर भी एक फीकी सी मुस्कान खिंच जाती। बचपन में उसे पढ़ने का बड़ा शौक था। वह कहानियां पढ़ा करता था। राजा, रानी, चमत्कारी साधु, रहस्यमयी यंत्र और उड़ने वाले कालीन। पर अब स्टेशन की गंदगी में लिपटी उसकी जिंदगी में कहानी का कोई पन्ना नहीं बचा था। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। प्लेटफॉर्म गीला हो चुका था और लोग भीगने से बचने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। मनोज अपनी बोरी और कुछ पुराने अखबारों के सहारे एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसके शरीर पर बस एक फटी पुरानी शर्ट थी और चप्पलें तो अब बिल्कुल टूट चुकी थीं। वह खुद को कोस रहा था, अपनी किस्मत को, अपने जन्म को और उस समाज को जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं। तभी एक अजनबी उसकी ओर बढ़ा। वह लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने एक सिंपल सफेद चोला पहन रखा था और कंधे पर झोला टांग रखा था। वह किसी साधारण व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था। वह मनोज के पास बैठ गया, जैसे दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। ठंड लग रही है? साधु ने पूछा। मनोज ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे से बोला, लगती है, पर अब आदत हो गई है। तू बदल सकता है अपनी जिंदगी, साधु ने शांत स्वर में कहा। मनोज हंस पड़ा, उस कड़वाहट भरी हंसी से जो उम्मीद का मजाक उड़ाती है। तू भी वही कह रहा है जो हर कोई कहता है। मेहनत करो, अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पेट की भूख आदर्श नहीं समझती बाबा। साधु ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसके भीतर के हर दर्द को पढ़ रहा हो। फिर उसने झोले से एक चमकता हुआ कंचा निकाला, नीला, गोल और उसमें बिजली सी कौंध रही थी। ये कोई साधारण चीज नहीं है, साधु ने कहा। ये तुझे एक मौका देगा। पर यह कंचा सिर्फ उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। एक बार सोच ले, क्या तू वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है? मनोज उस कंचे को देखता रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य, डर और लालच सब कुछ एक साथ तैर रहा था। उसे लगा कि ये कोई चाल है, कोई धोखा। लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज उठी जो कह रही थी, क्या खोने को बचा है? उसने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस कंचे को छूती हैं, एक झटका सा उसे महसूस होता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। स्टेशन, भीड़, बारिश, सब गुम हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वह एक सुनसान जगह पर होता है। सामने वही साधु बैठा है। अब उसकी आंखें और तेज चमक रही हैं। साधु बोलता है, अब तुझे 3 मौके मिलेंगे, 3 मौके, जहां तू जो चाहे वो बन सकता है। लेकिन हर बार तेरे कर्म ही तय करेंगे कि तू वहां टिक पाएगा या नहीं। ये जादू सिर्फ दरवाजा खोल सकता है, अंदर जाना तुझ पर निर्भर है। मनोज कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। पहला मौका, साधु कहता है और मंत्र पढ़ता है। आसमान चमकता है और अगली ही पल मनोज खुद को एक आलीशान होटल के बाहर पाता है, एक महंगी गाड़ी से उतरते हुए। लोग उसे मनोज सर कहकर झुककर सलाम कर रहे हैं। उसके पास सूट बूट, घड़ी, मोबाइल सब कुछ है। वह करोड़पति बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह होटल के भीतर कदम रखता है, कुछ गड़बड़ लगने लगता है। लोग नकली मुस्कानें दे रहे हैं, फोन लगातार बज रहा है और उसकी टेबल पर रखी फाइलों में करोड़ों की धोखाधड़ी छुपी है। सब कुछ एक छलावा है। जितना ऊंचा वह दिख रहा था, अंदर से उतना ही खोखला महसूस कर रहा था। एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, क्या ये वही जिंदगी है जो तू चाहता था? एक पल में सब गायब हो जाता है। वह फिर उसी साधु के पास वापस आता है।
दूसरा मौका, साधु कहता है। अब वह एक गांव के बीचों बीच है। धूप निकल रही है और लोग उसे गुरुजी कहकर बुला रहे हैं। वह एक ज्ञानी बाबा बन चुका है। लोग उसके पैर छूते हैं और वो आशीर्वाद देता है। किंतु रात होते ही उसका मन अशांत होने लगता है। लोग उससे झूठी उम्मीदें लगाते हैं, बीमारियां ठीक करने की विनती करते हैं, और जब वह कुछ नहीं कर पाता तो उन्हें नाराज होते देखता है। एक बूढ़ी औरत रोते हुए पूछती है, अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो मेरे बेटे को क्यों नहीं बचा सके? उसकी आत्मा कांप उठती है। वह कोई भगवान नहीं है, बस एक भिखारी था जो अब एक नया चोला पहन बैठा है। क्या ये शांति है? वह खुद से पूछता है। फिर वही प्रकाश और फिर वही वापसी। अब साधु उसे तीसरा मौका देता है। इस बार वह एक स्कूल में होता है। पुराना टूटा फूटा स्कूल, जहां बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। लेकिन वहां उसकी आंखों में पहली बार एक अलग चमक होती है। वह एक अध्यापक बन चुका है। खुद की बनाई स्लेट से बच्चों को गिनती सिखा रहा है। पैसे कम हैं, सुविधाएं नहीं हैं, पर दिल में संतोष है। एक बच्चा पूछता है, गुरुजी, आप इतने अच्छे क्यों हैं? मनोज मुस्कुरा देता है और कहता है, क्योंकि मैंने भूख देखी है बेटा, और अब मैं भूख मिटाना चाहता हूं। अब वह हर दिन स्कूल आता है, बच्चों को पढ़ाता है, गांव वालों की मदद करता है। एक दिन जब वह खेतों से लौट रहा होता है, साधु फिर दिखाई देता है। अब क्या तू लौटना चाहता है स्टेशन की सीढ़ियों पर? मनोज मुस्कुराकर कहता है, नहीं बाबा, अब मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। अब मुझे कोई और चमत्कार नहीं चाहिए। अब मेरा कर्म ही मेरा चमत्कार है। साधु ने सिर हिलाया। तू समझ गया, यही असली जागरण है। फिर साधु धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। और स्टेशन की सीढ़ियों पर अब कोई मनोज नहीं बैठता। लेकिन दूर किसी गांव में हर सुबह एक मास्टर जी अपने छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चों की आंखों में चमत्कार की असली चमक दिखती है। मनोज को भीख मांगते हुए सालों हो गए थे। उसका चेहरा शहर के हजारों लोगों के लिए अब पृष्ठभूमि का हिस्सा बन चुका था, जैसे दीवार पर टंगा कोई पुराना पोस्टर, जिसे कोई देखता तो है लेकिन पढ़ता नहीं। हर दिन आने जाने वालों में कोई उसे नोटिस नहीं करता था, और अगर कोई संयोगवश देख भी ले तो नजरें झुका लेता, शायद अपराध बोध या असहायता की वजह से। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। सर्दी की शुरुआत थी और स्टेशन की हवा में कड़वाहट घुली हुई थी। लोग अपने कोटों में दुबके भागे जा रहे थे। तभी सफेद कपड़ों में लिपटा एक आदमी, जिसकी दाढ़ी चमकते चांदी जैसी थी और जिसकी आंखों में गहरा शांत समंदर सा सुकून था, मनोज के सामने रुका। मनोज ने आदतन अपना कटोरा बढ़ाया, लेकिन वह आदमी, वो साधु, उसे देखकर मुस्कुराया। एक मुस्कान जो सिर्फ होठों पर नहीं, उसकी आत्मा तक पहुंच गई। तू कौन है? साधु ने पूछा। मनोज चौंका। ये सवाल किसी ने उससे पहले कभी नहीं पूछा था। मैं कुछ नहीं, एक भिखारी हूं, वह बुदबुदाया। ये तेरा नाम नहीं है, ये तेरी हालत है, साधु ने कहा। मैंने पूछा, तू कौन है? मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें झुक गईं। ठीक है, साधु ने फिर कहा, मैं तुझसे 3 सवाल पूछता हूं। जवाब दे सके तो शायद तेरी जिंदगी बदल जाए। मनोज की सांसें तेज हो गईं। कुछ था उस आवाज में, उस आंखों की चमक में, जो सामान्य नहीं थी। साधु ने पहला सवाल पूछा, तू जिंदा क्यों है? मनोज ने सोचा, फिर बोला, क्योंकि शायद ऊपर वाले ने अभी मुझसे मेरा हिसाब पूरा नहीं करवाया। गलत, साधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये जवाब नहीं है, ये शिकायत है। दूसरा सवाल, क्या तू वही बन चुका है जो बचपन में बनने का सपना देखा था? इस बार मनोज कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू उभर आए। उसे याद आया वो सपना जिसमें वह एक स्कूल टीचर बनना चाहता था, बच्चों को पढ़ाना चाहता था, उनका जीवन संवारना चाहता था। लेकिन गरीबी, भूख और मजबूरी ने वो सपना चुपचाप दफना दिया। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं वो नहीं बन पाया। तो अब भी तेरे अंदर वो सपना है या तुझे भूल गया? साधु ने पूछा। मनोज ने सिर झुका लिया। उसका कलेजा भर आया था। अब तीसरा सवाल, अगर तुझे एक दिन के लिए भगवान बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या बदलेगा तू? मनोज ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया,
मैं इस देश के हर गरीब को पेट भर खाना दूंगा, हर बच्चे को किताब और हर बूढ़े को छत। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे अपने जवाब से ज्यादा खुशी मनोज के जवाब से हो रही हो। अब सुन, साधु ने धीरे से कहा, इन सवालों के जवाबों ने ही तेरे भीतर की आग को फिर से जगा दिया है। अब तुझ में फिर से हिम्मत है कुछ बदलने की। चमत्कार बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मैं तुझे कोई जादू नहीं दूंगा, पर एक बीज दे रहा हूं सोच का। अगर इसे सींचेगा तो तुझे फिर कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से एक पुरानी डायरी निकाली और मनोज को दे दी। इसमें सिर्फ खाली पन्ने हैं, मनोज ने कहा। हाँ, साधु बोला, क्योंकि आगे की कहानी अब तू लिखेगा। उसने फिर वही मुस्कान दी, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को चलना सिखाकर दूर खड़ा हो जाए। मनोज उस डायरी को हाथ में थामे बहुत देर तक बैठा रहा। स्टेशन की भीड़ वैसी ही चलती रही, लेकिन उसके भीतर कुछ थम चुका था और कुछ नया शुरू हो गया था। मनोज ने डायरी को अपने पास के कपड़े के थैले में रखा, जैसे कोई कीमती चीज मिल गई हो जिसे दुनिया से छुपा कर रखना है। साधु अब स्टेशन पर नहीं था, लेकिन उसकी बातें, 3 सवाल, मुस्कान और वह वाक्य कि अब आगे की कहानी तू खुद लिखेगा, मनोज के भीतर गूंजती रहीं। उस दिन पहली बार उसने खुद से भीख मांगने से मना किया। जब कोई यात्री उसके सामने सिक्का बढ़ाने लगा, तो उसने सिर झुका लिया और हाथ जोड़ दिए, लेकिन कटोरा आगे नहीं किया। खुद को ही अजीब लगा, लेकिन एक राहत भी थी, जैसे किसी बोझ को धीरे से जमीन पर रख दिया हो। शाम को वह स्टेशन से बाहर आया और पास के मोहल्ले की गलियों में भटकने लगा। उसे याद था, किसी जमाने में उसने एक चाय वाले के पास काम किया था। वो जगह अब शायद बदल गई थी, पर वह तय कर चुका था कि इस बार कुछ बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चाय की दुकान पर जाकर उसने मालिक से पूछा, भैया, मैं काम करना चाहता हूं, सफाई कर दूंगा, बर्तन मांज दूंगा, पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना दे देना। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई बदबूदार लत्ता हो, और तिरस्कार से कहा, जा बाबा, तेरा काम यहां नहीं, मेरे ग्राहक भाग जाएंगे तुझे देख के। मनोज की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस झुककर माफी मांगी और वहां से आगे बढ़ गया। दूसरी दुकान, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर जगह उसे या तो शक की निगाहों से देखा गया या सीधा भगा दिया गया। भूख अब पेट में जलन की तरह उतर चुकी थी, लेकिन मनोज ने तय कर लिया था कि आज भीख नहीं मांगेगा। रात जब हुई, तो उसे स्टेशन के पीछे पुराने मालगोदाम की दीवार के पास बैठना पड़ा। वहां कुत्ते भी सोने की जगह ढूंढते थे और इंसानों की तरह लड़ते थे। मनोज ने अपने फटे कंबल को लपेटा और भूखे पेट लेट गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में कहीं एक छोटा सा दीपक जल रहा था। सुबह होते ही वह फिर चल पड़ा। अब की बार वह एक मिठाई की दुकान पर रुका। उसने देखा कि दुकानदार के पास बर्तन धोने वाला लड़का नहीं था। हिम्मत करके बोला, साहब, बर्तन धो दूं? कुछ भी दे दो, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस काम चाहिए। दुकानदार ने पहले तो नजरें चुराईं, फिर बोला, काम कर ले, लेकिन बर्तन टूटे तो पैसे काटूंगा और खाना अलग से नहीं दूंगा, जो बचा होगा वही मिलेगा। मनोज ने सिर हिलाया। यही उसकी पहली कोशिश थी। सफलता नहीं कह सकते, क्योंकि उसे जो खाना मिला वो दुकान के कूड़ेदान से निकाला गया बासी समोसा और एक टूटी रसगुल्ले की डिब्बी थी। लेकिन मनोज ने उसे खुशी से खाया, जैसे पहली बार किसी ने उसे खुद से कमाकर कुछ खाने का मौका दिया हो। काम करते हुए उसके हाथ जलते, साबुन की कमी से उंगलियां कटतीं और कई बार ग्राहकों के सामने उसे गालियां भी मिलतीं। एक बार जब गलती से उसके हाथ से एक कटोरी गिर गई, तो मालिक ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। पूरा बाजार हंस रहा था, पर मनोज की आंखें खाली थीं। उसे दर्द था, लेकिन उस दर्द में कोई गुस्सा नहीं था। बस एक धीमी सी आंच थी जो कह रही थी, झेल ले, क्योंकि अब तू चल पड़ा है और लौटना नहीं है। उस रात उसने डायरी में पहली बार कुछ लिखा, आज मैंने पहली बार काम किया। दर्द हुआ, भूख लगी, अपमान सहा, लेकिन मैंने किसी से भीख नहीं मांगी। शायद यही पहली जीत है। पन्ना फटा हुआ नहीं था, लेकिन उस पर लिखी स्याही में आंसू भी थे और उम्मीद भी। यही थी मनोज की पहली असफल लेकिन साहसी कोशिश।
उस दिन वह भले ही एक चाय और समोसे से ज्यादा कुछ हासिल न कर पाया हो, लेकिन उसने अपने भीतर एक नई मंजिल की नींव रख दी थी, जो अब धीरे धीरे आकार लेने वाली थी। 3 दिन हो गए थे। मनोज की हथेलियां छिल चुकी थीं, पैर फफोलों से भरे थे और आंखों के नीचे नीला गड्ढा था। उसने 2 जगह काम मांगा, 3 बार अपमानित हुआ और एक दिन तो आधी रात तक स्टेशन की दीवार से पीठ टिकाकर भूखे पेट बैठा रहा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आईं, तो उसके चेहरे पर थकी मुस्कान थी। शायद आज कुछ अच्छा हो, उसने खुद से कहा और फिर से अपने पुराने कपड़े समेट स्टेशन के बाहर की ओर चल पड़ा। वहीं स्टेशन के बाहर वाली गली में थी एक पुरानी चाय की दुकान, लकड़ी की काउंटर, पुराने स्टील के गिलास और एक बूढ़ा मालिक जिसे सब बाबा कहते थे। मनोज कई बार वहां से गुजरा था, पर कभी ठहर कर देखा नहीं था। उस दिन थक हार कर वो चाय की खुशबू में खिंचता चला गया। दुकान के कोने में बैठा, खुद से हार मान चुका सा। बाबा उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, बेटा, चाय पिएगा? मनोज ने नजरें झुका लीं। पैसे नहीं हैं बाबा। बाबा हंसे। तो क्या हुआ? कभी कभी एक प्याली चाय जरूरत होती है, दाम नहीं। मनोज की आंखें भर आईं। बाबा ने खुद अपने हाथ से मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भरकर उसके आगे रख दी। गरम चाय की भाप में सिर्फ इलायची की खुशबू नहीं थी, एक भरोसे की राहत थी, एक इंसानियत की गर्माहट। चाय पीते हुए मनोज ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, बस सच्चाई जैसी थी। बाबा बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मुझे एक लड़के की जरूरत है जो सुबह दुकान खोलने से लेकर झाड़ू पोंछा और चाय के बर्तन तक सब संभाल सके। तनख्वाह ज्यादा नहीं होगी, पर 2 वक्त का खाना और एक छोटी कोठरी मिलेगी पीछे। करेगा? मनोज को एक पल लगा कि वो सुन नहीं रहा, शायद सपना है। करूंगा बाबा, बहुत खुशी से करूंगा, उसने फौरन कहा और उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा मुस्कुराए, तो कल सुबह 4 बजे से तैयार रहियो। चाय की दुकान सूरज से पहले जागती है। मनोज ने पहली बार किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन उसे एक जिम्मेदारी मिली थी। अगले दिन से उसका नया जीवन शुरू हुआ। सुबह सुबह वह उठता, फर्श पर पानी डालता, कपड़े लपेटकर झाड़ू लगाता और फिर बाबा के साथ मिलकर अदरक और चाय पत्ती पीसता। चाय की खुशबू अब उसके पसीने में मिल गई थी। ग्राहक आते जाते, कोई मुस्कुराता, कोई ताने मारता, लेकिन मनोज अब खुद को खाली नहीं महसूस करता था। बाबा ने उसे सिखाया कि चाय सिर्फ स्वाद नहीं, एक आदत होती है जिसमें मेहनत और प्यार दोनों घुलते हैं। शाम को दुकान बंद होती तो बाबा उसे एक पुरानी कॉपी देते। इसमें लिख बेटा, आज क्या सीखा? मनोज डायरी की तरह उसमें रोज कुछ न कुछ लिखता। आज दूध फूटा, आज गिलास टूटा, आज एक ग्राहक हंसा, आज पहली बार अकेले चाय बनाई। धीरे धीरे लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू किया। कुछ ग्राहक उसका नाम पूछते, कुछ बच्चे भैया चाय कहकर पुकारते। एक दिन एक ग्राहक ने बाबा से पूछा, ये लड़का नया है? बाबा ने गर्व से कहा, हाँ, पर दिल से पुराना और सच्चा है। मनोज की आंखों में चमक आ गई थी। वो छोटी सी चाय की दुकान जो बस 2 बेंचों और एक तिपाई पर टिकी थी, अब उसके लिए दुनिया बन चुकी थी। यहां उसे सिर्फ काम नहीं मिला था, यहां उसे आत्मसम्मान, पहचान और एक नई शुरुआत मिली थी। एक रात वह फिर अपनी डायरी में लिखता है, आज पहली बार किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और पहली बार मुझे लगा कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं, मैं जी रहा हूं। छोटी सी शुरुआत थी, एक प्याली चाय से, लेकिन उस चाय में जो आत्मबल था, वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। और मनोज को अब समझ आ गया था कि चमत्कार सिर्फ वो नहीं होता जो अचानक हो जाए, बल्कि वो होता है जो हर दिन की सच्ची कोशिश से धीरे धीरे आकार लेता है। मनोज की सुबह अब अलार्म से नहीं, जिम्मेदारी से होती थी। 4 बजे उठकर वो दुकान का शटर ऊपर खींचता, बर्तन धोता, दूध उबालता, चूल्हे की आंच सहेजता और जब बाबा आते, तब तक दुकान ताजा महकती चाय की खुशबू से भर जाती। वो अब सिर्फ बाबा के लिए नहीं, खुद के लिए भी काम करता था। हर गलती को सीख बना लिया था उसने। पहले जब दूध गिर जाता था तो घबराता था, अब वह उसे साफ कर मुस्कुराता और अगली बार उससे बेहतर करता। कप धोते समय अब वह पानी का सही इस्तेमाल जान गया था। चाय की मात्रा नापने में उसका हाथ अब सधा हुआ था
और ग्राहकों से बात करने में वह पहले से ज्यादा विनम्र और आत्मविश्वासी हो चला था। बाबा ने भी ये बदलाव देखा। कभी कभी जब मनोज खुद से आगे बढ़कर काम संभालता तो बाबा दूर से मुस्कुराते रहते, बिना कुछ कहे। वो जान गए थे, ये लड़का अब सिर्फ पेट नहीं पाल रहा, अब आत्मा को सींच रहा है। मनोज का बदन पसीने से भीगता रहता, पर वह कभी शिकायत नहीं करता। गर्मी हो या बरसात, हर मौसम में वो उसी जोश से काम करता। दुकानदारों की नजरों में अब वह बेचारा भिखारी नहीं था, अब वह काम वाला मनोज था। धीरे धीरे बाजार में उसकी पहचान बनने लगी। कुछ ग्राहक तो अब उसे टिप देने लगे, कोई पुराने कपड़े देता, कोई कोई पुरानी किताब। लेकिन मनोज की असली कमाई वो नहीं थी। एक महीना बीत चुका था। उस दिन शाम को जब दुकान बंद हुई, बाबा ने लकड़ी की दराज से एक पुराना लिफाफा निकाला और मनोज की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है बाबा? मनोज ने हिचकिचाते हुए पूछा। बाबा ने कहा, तेरी पहली तनख्वाह। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें तेरा पसीना, तेरी मेहनत और सबसे बढ़कर तेरा बदलता आत्मविश्वास शामिल है। मनोज के हाथ कांप उठे। उसने लिफाफा खोला। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट थे, कुल मिलाकर 800 रुपए। किसी और के लिए मामूली, लेकिन मनोज के लिए एक खजाना। उसकी आंखें भर आईं। उसने उन नोटों को अपने माथे से लगाया और फिर बाबा के पैर छू लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मेहनत को कोई कीमत देगा, वह फुसफुसाया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, कीमत तूने खुद बनाई है बेटा, किसी और को क्या देना है वो बात की बात है, पहले तू खुद को साबित कर। उस रात मनोज बहुत देर तक अपनी कोठरी में बैठा रहा। उस पुरानी डायरी को खोला और धीरे से लिखा, आज मैंने पैसा कमाया, लेकिन उससे ज्यादा मैंने खुद को पाया। पहली बार लगा कि मैं किसी के लिए बोझ नहीं, जिम्मेदारी हूं। आज का दिन छोटा था, पर मैं बड़ा महसूस कर रहा हूं। उसने पहली बार अपने फटे हुए पुराने कपड़ों को धोकर सुखाया और मंदिर जाकर 1 रुपये का दीपक जलाया। दीपक की लौ में वो खुद को देख रहा था, टिमटिमाता हुआ, हिलता हुआ, पर बुझा नहीं। उस दिन मनोज के भीतर आत्मसम्मान का एक बीज अंकुरित हुआ था, और अब वह जान चुका था, ये बीज अगर रोज मेहनत, सच्चाई और उम्मीद से सींचा जाए, तो एक दिन यही उसे उसकी असली ऊंचाई तक ले जाएगा। 6 महीने बीत चुके थे। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ मनोज की मेहनत शुरू होती और रात की चाय की आखिरी प्याली तक चलती। अब उसके चेहरे पर वो उदासी नहीं थी जो कभी स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठी रहती थी। अब वहां आत्मविश्वास था और नजरों में एक ठहराव। वह पहले की तरह दुबला था, कपड़े अब भी साधारण थे, लेकिन चाल में कुछ बदल चुका था। आवाज में अपनापन, हाथों में हुनर और दिल में गहरा संतोष बस चुका था। बाबा ने अब दुकान का आधा काम उसे सौंप दिया था। कुछ ग्राहक तो मजाक में उसे छोटे बाबा भी कहने लगे थे। वह रोज कुछ न कुछ सीखता, कैसे ग्राहक को समझा जाए, कैसे मसाले का अनुपात सुधारा जाए, कैसे छोटी छोटी बातों में सलीका हो। फिर एक दिन ऐसा आया जब वह खुद ही सोचने लगा, अब आगे क्या? मनोज ने सोचा कि जो उसने सीखा है, क्या वह किसी और के काम आ सकता है? क्या कोई और ऐसा मनोज जो कभी स्टेशन पर बैठा था, वह भी एक नई शुरुआत कर सकता है? उसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए एक दिन वह स्टेशन की ओर चल पड़ा। ठीक उसी जगह जहां वो कभी टूटी चप्पलों में बैठा करता था, खाली कटोरा लिए। स्टेशन वैसा ही था, भागते लोग, शोर, भीड़, बिखरी चाय की कप और अखबारों की उड़ती पन्नियां। लेकिन आज वहां मनोज बदला हुआ खड़ा था। उसकी जेब में कुछ रुपए थे, कंधे पर एक साफ थैला और हाथ में वही पुरानी डायरी जिसमें अब कई पन्ने भर चुके थे। वहीं एक कोने में उसे एक लड़का बैठा दिखा, वैसा ही जैसा वो कभी था, थका हुआ, टूटा हुआ और दुनिया से कट चुका। मनोज बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गया। चाय पिएगा? उसने पूछा। लड़के ने झिझकते हुए सिर हिलाया। मनोज पास की दुकान से 2 कुल्हड़ में चाय लाया और दोनों चुपचाप पीने लगे। तू कौन है? लड़के ने पूछा। मनोज मुस्कुराया। वही सवाल जो कभी किसी ने उससे पूछा था। बस एक आदमी हूं जो अब खुद को पहचानने लगा है। तभी स्टेशन पर हलचल सी हुई। लोगों ने जगह बनाई जैसे कोई खास व्यक्ति आया हो। मनोज ने नजर घुमाई और कुछ कदम दूर वही साधु खड़ा था। वही सफेद चोला,
वही शांत आंखें और वही धीमी मुस्कान। उनकी नजरें मिलीं। इस बार मनोज खड़ा हुआ और सीधे साधु के पास गया। उसने झुककर चरण छुए और फिर बिना कहे अपनी डायरी साधु को थमा दी। साधु ने एक एक पन्ना उलटकर देखा। उन पन्नों में मेहनत थी, आंसू थे, उम्मीदें थीं और सबसे बड़ी बात, बदलाव था। अब तू जान गया, साधु ने कहा। मनोज ने सिर हिलाया। आपने तब कहा था कि आगे की कहानी मैं लिखूंगा। मैंने लिखा, बाबा, और अब चाहूं तो किसी और की कहानी भी बदल सकता हूं। साधु मुस्कुराया। अब तू खुद एक साधु है, वो जो चमत्कार नहीं दिखाता, पर दूसरों की जिंदगी में चमत्कार लाता है। मनोज की आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं बाबा, वह बोला। अब मेरे पास देने को है अनुभव, आदर और धन्यवाद। साधु ने आशीर्वाद दिया और धीमे धीमे भीड़ में ओझल हो गए। मनोज वहीं खड़ा रहा, उसी स्टेशन पर जहां उसने खुद को खोया था और अब पाया था। अब वह किसी भीड़ का हिस्सा नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था। और स्टेशन की भीड़ में कहीं कोई और मनोज शायद उसके जैसा बनने की तैयारी कर रहा था। एक चाय की प्याली से शुरू हुई कहानी अब 100 मुस्कानों में घुल चुकी थी। और हर नई सुबह मनोज अब खुद से कहता, अब भीख नहीं, अब बदलाव देना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।